हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवज्योति क्लासेस। आई एम राज। सो आज के इस सेशन में डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक संकट बताया जा रहा है, जो सो कॉल्ड आर्थिक संकट जो है फाइनेंशियल क्राइसिस की चर्चा हो रही है चारों तरफ। कुछ लोग तो इसको इवन ये तक बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पाकिस्तान में जैसे हाल हो रहे हैं। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। जो है वो सैलरी डेफर कर रहे हैं 2 महीने के लिए। और इस तरह से मैं आपको कह रहा हूं होने वाले समय में क्या होना है। अभी शुरुआत की कैबिनेट मंत्री और सीपीएस की सैलरी 2 महीने के लिए डेफर की और 2 महीने के बाद तीसरे महीने सैलरी 2 महीने की भी मिलेगी और तीसरे महीने की भी मिलेगी। और आने वाले समय में ये स्थिति आगे बढ़ने जा रही है। आगे कर्मचारियों को भी यही कहा जाएगा कि भाई पैसे नहीं है, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए हम आपकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, डेफर कर देंगे। 3 महीने के बाद फिर और कहेंगे कि अब 6 महीने के लिए नहीं दे पाएंगे। और धीरे धीरे ये स्थिति आ जाएगी कि सुखू जी हाथ जोड़ करके कहेंगे कि हमारी स्थिति अब सैलरी देने की है ही नहीं। ये हालात हिमाचल प्रदेश के बन रहे हैं और इस दिशा में हिमाचल आगे बढ़ता जा रहा है। हम सब लोगों को तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, क्या व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड 29 अगस्त 2024 को, यानी कि 29 अगस्त 2024 को सीएम सुक्खू साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए में एक बताया था कि कैबिनेट के साथ डिस्कशन करने के बाद जो हमने और मंत्रियों ने, जो बाकी उनके सीपीएस हैं या जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने टीएडीए 2 महीने के लिए अपनी सैलरी और टीएडीए जो भी हैं 2 महीने का वेतन भत्ते जितने भी बन रहे हैं उनको नहीं लेने का जो है प्रस्ताव पास किया है कि वो 2 महीने तक नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल जो भी एक्सपेंडिचर है, अन्य रिप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, उसको कम करने के लिए कदम उठा रही हैं और इसका जो है धीरे धीरे जो है रिजल्ट सामने आएगा। उसके बाद ये सरकार का ये कहना था कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो आरडीजी हैं वो 23-24 के लिए हमें जो है कम दी गई। 18 उसमें जो हमारा हक था 8,058 करोड़ हमें ग्रांट मिलनी थी आरडीजी, लेकिन वो 1800 करोड़ उसमें से कम मिले, हमें मिले 6258 करोड़ रुपए, जो भी फाइनेंशियल क्रंच का कारण बना। रेवेन्यू डेफिसिट यानी आरडीजी क्या होती है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि आरडीजी से कौन सा जो इफेक्ट ट्रू है। आरडीजी क्या है, आरडीजी फाइनेंशियल असिस्टेंस होता क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि आपकी इनकम है और आपका खर्चा है ये सरकार का, ठीक है, उसको उसके बीच में कितना गैप है, हो सकता है आपकी रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उसको कवर अप करने के लिए आपके पास आरडीजी की ग्रांट से ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका खर्चा कम है, मीन्स सोर्स आपका इनकम ज़्यादा है, तो उसके बीच में आपके पास प्लस में गैप है। तो ये ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल, जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, रिकमेंड करता है कि इस स्टेट को इतना ग्रांट से आरडीजी देना है, इतना नहीं देना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि 25-26 में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3000 करोड़ और रिड्यूस होने के चांसेस और कम करने के चांसेस हैं, जो कि जिससे 3000 मात्र जो आरडीजी हैं वो 3257 करोड़ रहेगी, जिसकी वजह से जो है फाइनेंशियल नीड्स आने वाले टाइम में, फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड्स है जो भी है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, नीड्स पूरी नहीं होगी। आगे सुखू साहब ने ये बताया कि जो है ग्रांट्स हैं जैसे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट पीडीएनए, यानी कि जो डैमेज, वो मानसून के 2023 में सबको पता है कि मानसून के टाइम में वहाँ पे काफ़ी सारे डिजास्टर है, डैमेज है, रोड, सड़कें और जान माल का भारी नुकसान हुआ। उसके लिए जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट ग्रांट है वो 9042 करोड़ रुपए का था, वो उनको नहीं मिला, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये बताया कि 9200 करोड़ रुपए जो है एनपीएस की स्कीम से डिडक्ट हुए हैं। एनपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले वहाँ पे इम्प्लीमेंट, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, जाहिर सी बात है उससे पहले जो है वहाँ पे एनपीएस थी। एनपीएस के तहत 9200 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में, एनपीएस फंड में जमा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वापिस नहीं कर रही, ये भी कहना है उनका साथ साथ में। तो आगे ये बताया गया कि जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से 2000 जो कंपनसेशन जीएसटी कंपनसेशन है वो फंड जून 2022 से सरकार ने बंद कर दिया गया है, और जिससे रेवेन्यू है 2500 से 3000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है।
साथ साथ में जो है उधार लेने की क्षमता यानी उधार लेने की लिमिट है दैट हैज़ बीन स्केल डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। 2000 जो उधार लेने की जो लिमिट है वो 2000 करोड़ रुपए कम कर दी गई है ओपी स्कीम तो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए, इन सारी जो है चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल चीफ मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट है उन्होंने ये फैसला किया कि जो है नेक्स्ट आने वाले 2 महीने में वो जो है अपनी सैलरी अपने वेतन भत्ते वो नहीं लेंगे ताकि जो है फाइनेंशियल ग्रिम जो है उसको कवर अप करने के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22-23 का जो लोन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो लोन है उसमें 13,055 करोड़ का इजाफा हुआ है, यानी कि 21-22 में 73,534 करोड़ था, जो 22-23 में कितना हो गया 86,589 करोड़। सीएजी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ये अगर 2022 की 23 की सीएजी की रिपोर्ट्स हम पढ़ें उसमें ये बताया गया कि 13,055 करोड़ रुपए का जो है उसमें इजाफा हुआ है हिमाचल के लोन में 21-22 से 22-23 में। तो अगर हम इस रिपोर्ट को जो जो सुक्खू साहब ने रिपोर्ट टेबलेट की है विधानसभा के सदन में उसको देखें तो उसमें 50,539 करोड़ रुपए जब हिमाचल में स्पेंड किए, जिसमें से 50% वाज पेड टुवर्ड्स सैलरी एंड पेंशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन द हेड इंक्रीज्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 6th पे कमीशन। क्योंकि छठा पे कमीशन लागू हुआ उसके बाद जो है सैलरीज और जो उनके पेंशन वेतन भत्ते जो भी है उनमें इजाफा हुआ। जाहिर सी बात में इजाफा होने के बाद क्या है वो एक्सपेंडिचर जो वो है लोड वो बढ़ जाएगा। तो 50,539 करोड़ रुपए टोटल स्पेंड किए हैं, उसमें से 50% अमाउंट तो सैलरी और पेंशन में है और उसका जो एक्सपेंडिचर है एरियर्स एंड ऑल है उसमें ही चला गया। The expenditure on salaries, which was 11,641 crore in 2021, has been increased to 15,669 करोड़, यानी कि 21-22 में सैलरी पर 11,641 करोड़ रुपए स्पेंड खर्च किया जाता था, जो 22-23 में 15,669 करोड़ पहुंच गया है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ पेंशन एंड ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड, यानी कि जो पेंशन है ओपीएस लागू की, जाहिर सी बात है ओपीएस में जो फिर आपका जो है एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो जाएगा। पेंशन का पेमेंट 6,088 करोड़ से 9,283 करोड़ हो गया है 22-23 का। तो आइए देखते हैं इसमें मेन कारण क्या हो सकते हैं, इसको स्टडी करते हैं, थोड़ा सा उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मेन कॉजेज फॉर द ग्रिम सिचुएशन, देखो उसमें क्या है, एक तो hurried political strategies and populist promises made by the Congress government when they assume power under the famous खटाखट promise। ये कैश लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तब उन्होंने जो है ऐसे वादे किए जो कि एकदम लुभावने थे, जैसे कि 8500 रुपये खाते में आएगा, 1500 रुपये लेडीज को 18 से 60 साल की जो भी लेडी है उनको 1500 रुपये एज ए स्टाइफंड देगी। ओल्ड पेंशन स्कीम का रिस्टोरेशन है, उसके बाद फ्री में इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे ही करके कई सारे वादे किए थे। तो ये भी एक कारण जो है इस समस्या का हो सकता है। ग्रेविटी ऑफ स्टेट्स इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी इज एविडेंट फ्रॉम इट्स बजट ऑफ 2024-25, यानी कि 24-25 का अगर हम बजट देखें उसमें से जो 24-25 में सुक्खू सरकार ने बजट पेश किया है वो था 58,444 करोड़ का। ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर चला इसमें 58,444 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया है, जिसमें राजकोषीय घाटा कितना दिखाया गया है 10,784 करोड़ का, यानी कि अभी भी इसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में एक रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इसमें कितना है 10,784 करोड़ लेस है, माइनस में है। हमारा जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उसमें फ़र्क है 10,774 करोड़ का, ठीक है, इतना अभी भी कम है। जाहिर सी बात है इस एक्सपेंडिचर को कवर अप करने के लिए हमें जो है एडिशनल, या तो हमारे पास एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए, या तो केंद्र सरकार से कुछ फंड आना चाहिए, या तो कुछ ऐसी ग्रांट आए जिससे ये कवर अप हो जाए। तो जो इस बजट का जो 58,444 करोड़ का बजट पेश किया उसका जो है मैक्सिमम एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इसका जो है पुराना जो ऋण लिया है, पुराना डेट है उसको, और जो पेंशन एंड सैलरीज है एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरीज में लग रहा है। 20% जो है बजट का हिस्सा है वो पुराना जो लोन है और उसका जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है उसको पे करने के लिए लग रहा है, और जो 66% बजट का अमाउंट है उसमें वो कहाँ एक्सपेंस हो रहा है, सैलरीज और पेंशन और लोन इंटरेस्ट में, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें कि 24-25 में क्या 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है सब्सिडीज़ के लिए भी, सब्सिडी चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे अनाज का हो, चाहे जो भी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की
उसमें कितना एक्सपेंडिचर रखा है, 1200 करोड़ रुपए का। तो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो हिमालयन स्टेट्स है, हिल स्टेट्स हैं, उनका कंपैरिजन करके देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो जीडीपी रेशो है डेप्थ में 2021-22 का होता 41.02 एसडीपी, विच रोज टू अब 23-24 में जो कितना हो गया 44.20%। और ये सारी स्टेट्स में जो हिल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसमें सबसे ज़्यादा है हिमाचल का जो स्टेट का रेन है, जो डेप्थ है। एंड इट इज़ रैंक्ड एमंग with respect to the it is ranked fourth with respect to the debt to GDP GSDP रेशो, जो ऋण कितना है और स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेशो कितना है, उस रैंक में ये हमारा जो स्टेट है वो फोर्थ आंका गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस गवर्नमेंट आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए का जो है ऋण छोड़ के गए थे। जो पीछे वाली सरकार है वो 69,000 करोड़ रुपीस का ऋण था, वो दे गई थी कांग्रेस सरकार को। और सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक जो है वो 86,600 करोड़ रुपए हो गया है। अगर 2025 यानी कि इस जो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक जो है लगभग इसका अनुमान रखा गया है कि ये 96,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये क्राइसिस को जिम्मेदार माना गया या माना जा सकता है? ये जस्ट एक डिबेट का विषय है, आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि क्या क्या मेजर पॉसिबल जो है इसके लिए कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द की रीज़न इज़ द गवर्नमेंट्स लैक ऑफ फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू रेवेन्यू सोर्सेज, यानी कि न्यू जो रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज हैं उस पर जो गवर्नमेंट का फोकस कम रहा, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है फ्रीवीज, यानी कि फ्री में सब कुछ देना, लो जी आपको पानी फ्री, आपको बिजली फ्री, आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री, सब कुछ फ्री, बस हमारी सरकार बना दो, हमें वोट दे दो, सब कुछ आपको हम फ्री देंगे। जाहिर सी बात है ये जो है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस है, यानी कि आपको फ्री दे दिया, उसमें जनरेशन कुछ आने वाला, इनकम कुछ आने वाला नहीं। नेक्स्ट है डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स हैं या अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से अननेसेसरी सब्सिडीज़ भी अननेसेसरी सब्सिडी। एक होता है सब्सिडी जिसको रिक्वायरमेंट है, अब जिसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तब भी आप मान लो रजा हुआ है, जिस घर में 10 एम्प्लॉयज़ हैं तब भी उसको भी सब्सिडी दे रहे हैं, दैट इज़ अननेसेसरी। कहीं ना कहीं जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस का ये भी कारण हो सकता है। जून 2022 में स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस नाम से आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि राज्य सरकारें जो है सब्सिडी के बजाय मुफ्त ही दे रही हैं सब कुछ। सब्सिडी दो लेकिन वो पूरा का पूरा मुफ्त दे रही है। जैसे सब्सिडी में मीन्स आपको कुछ परसेंट जो है उसमें लेस मिलेगा, कुछ पैसा तो देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि आपको 100% जो है फ्री में दे दें, दैट इज़ फ्री भी। तो सरकारें ऐसी जगह खर्च करी जहाँ से कोई कमाई भी नहीं हो रही है, तो आने वाले टाइम में क्या है, फ्यूचर जो है ब्राइट नहीं है, फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं अंधेरे में है। फ्रीबीज क्या होती है? अगर फ्रीबीज के बारे में हम बात करें तो जैसे मुफ्त में बिजली देना, मुफ्त में पानी देना, यानी मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन, मुफ्त में सिलेंडर, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को भत्ता देना, घर बैठे काम कुछ ना करो, 18 साल से 60 साल तक के युवा अगर आप फ्री में घर बैठे देंगे तो कैसे काम चलेगा? आप तो उनको वे मीन्स और बेरोजगार बना रहे हो। नगद में राशि हैं, मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी एंड ऑल, ये मुफ्त राशन, ये सारी चीज़ें अगर आप फ्री में देते हैं तो उनको फ्रीवीज कहा जाता है। फ्रीवीज की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के हल्फनामे में बताया गया था कि अगर प्राकृतिक आपदा या महामारी केस में दवाएं, खाना, पैसा अगर मुफ्त में बांटा जाए तो ये फ्रीवीज नहीं है। अगर कोई जैसे हो सकता है देखिए आप यानी कि नेचुरल डिजास्टर है, कोरोना आ गया या कुछ ऐसी आपात स्थिति आ गई जिसमें आपको जो है जिसमें गवर्नमेंट को देना पड़े, उसको फ्रीवीज नहीं कहा जाता है, लेकिन आम दिनों में ऐसे फ्रीवीज माना जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप सब कुछ ठीक है, तो आप तभी आपको गवर्नमेंट दे रही है तो दैट मीन्स फ्रीज, वो फ्री माना जाएगा। वहीं आरबीआई ने कहा था कि ऐसी योजनाएं जिससे क्रेडिट कल्चर कमज़ोर हो जाता है और सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़ें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए और लेबर फोर्स की भागीदारी कम हो, तो उनको फ्रीवीज माना जाता है। ठीक है, अगर जैसे आपको भी मालूम ही होगा, चुनाव आते हैं, जैसे भी इलेक्शन आते हैं तो चुनाव जीतने के लिए जो है गवर्नमेंटें कुछ भी कर देती है, जो भी पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, वो वादों की बौछार कर देती है, जिसमें सरकारी खजाने पर पड़ता है। उनको ये उस टाइम ये नहीं वो पता होता है कि हम जो है ये पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ डालेंगे, तब तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं तो इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ये मुश्किल उनके बस से बाहर हो जाती है। अगर हम आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव
एक लेख उन्होंने एक लेख मीडिया में पब्लिश किया था, जिसका अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि चाहे निजी कंपनी हो या सरकार हो, आदर्श यही है कि किसी कर्ज का भुगतान विषय में राजस्व पैदा करके खुद करना चाहिए। यानी कि जो कोई भी कर्ज लिया है तो टैक्स करके या कुछ भी जो भी सोर्स हैं उसको जनरेट करके खुद ही उसको चुकाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर कर्ज की रकम मौजूदा कर्ज में खर्च की जाती है और भविष्य में वृद्धि पर कोई असर नहीं होता, तो हम कर्ज का बोझ अपने बच्चों पर डाल रहे हैं। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही है कि अगर जो कर्ज है, जो भी लोन लिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो है उस लोन को चुकाने के लिए कहीं कुछ ना कुछ जो है अल्टरनेट सोर्स हो। ऐसा नहीं कि आप एक लोन ले लें किसी दूसरे लोन को चुकाने के लिए, तो आप जो आने वाले जो जनरेशन हैं आपकी तो लाइफ से निकल जाएगी, आप तो निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आने वाले जो 10-15 साल आप बाद जो है जो पीढ़ियाँ हैं उन पे आप बर्डन डाल रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। 2022 में आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में श्रीलंका के आर्थिक संकट का उदाहरण देते सुझाव दिया था कि राज्य सरकार जो है कर्ज में स्थिरता लाने की जरूरत है, क्योंकि राज्यों के हालात जो है संकेत अच्छे नहीं हैं। आरबीआई ने ये भी सुझाव दिया था कि गैर सरकारी जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए, इससे कर्ज में स्थिरता लानी चाहिए। बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने की जरूरत है, और ये सुझाव दिया था कि सरकारों को पूंजीगत निवेश करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इससे कमाई हो सके। तो देखो 2 महीने की सैलरी का अगर हम मूल्यांकन करें यहाँ पे, 2 महीने की सैलरी से कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ सच में, या ऐसे ही जुमला होगा, या ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है। तो अगर मुख्यमंत्री की सैलरी देखें, अगर हर महीने देखो उनको लगभग सैलरी और भत्ते जो भी हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए उनको मिलते हैं हर महीने, 1 महीने के। तो 2 महीने के 5 लाख उनके हैं। 10 मंत्री हैं सरकार में, तो महीने के 2.5 लाख रुपए उनके भी है, तो 50 लाख रुपए उनके हो जाते हैं। अगर 6 संसदीय सचिव हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, तो उनके 2.5 लाख रुपए महीने के हैं, तो उनके 30 लाख बन जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये जो राशि है वो 85 लाख के आसपास बन जाती है। तो अगर आप सोचो 2 महीने की सैलरी स्टॉप कर दें, अगर तो नहीं लेते हैं तब भी ये 85 लाख, लेकिन ऐसा भी नहीं उन्होंने बताया कि 2 महीने के बाद ये लेंगे ही नहीं है। हो सकता है तीसरे महीने लें, चौथे महीने लें, 5वें महीने लें, इकट्ठा लें बाद में। अगर 2 महीने की सैलरी और वेतन भत्ते नहीं लेंगे तो कुल 85 लाख यानी कि 85 लाख ओनली की जो है सेविंग होगी। जबकि जो हिमाचल प्रदेश सरकार पर मार्च 25 तक जो है लोन जो डेट है वो 95,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है होने वाला है। तो आप खुद असेस कीजिए, खुद अनुमान लगाइए कि क्या ये इससे कवर अप होने वाला है, या सरकार को कुछ एक अल्टरनेट साधन, इसमें अल्टरनेट जो है रास्ता चुनने का विकल्प देखना पड़ा है। 2022 में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें तो जब सत्ता में आई थी तो 68,896 यानी 68,896 लगभग 69,000 करोड़ रुपए का खर्च था उस टाइम, ठीक है। अगर हम मार्च 2025 तक जो इसका अनुमान लगाया गया है आरबीआई ने, तो 95,000 करोड़। तो दोस्तों ये था हमारा एक सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा।